विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर निमेश चौबीसा स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में इस देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम व उस आंदोलन के दौरान की प्रगति के बारे में पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस असहयोग आंदोलन के महत्व और उसके मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि चोरा चोरी की जो घटना जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी नामक स्थान पर घटित हुई थी, जिसके बारे में हमने पूर्व की वीडियो में अध्ययन किया था। इस घटना के बाद क्योंकि यह घटना हिंसक रूप ले चुकी थी, अतः महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तथा उनका यह कहना था कि जिस उद्देश्य को लेकर के और जिस तरीक़े को लेकर के यह आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मूल अहिंसा में निहित था, और यदि यह आंदोलन अपना जो मूल रूप से भटक करके यदि हिंसक हो गया है, तो इस आंदोलन को वापस लेना ही महात्मा गांधी की दृष्टि से उचित था। अतः उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की और उनके स्थगन से महात्मा गांधी का इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जो मूल उद्देश्य था कि इसको 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाकर रहेंगे, वो असफल रहा। इस स्थगन की घोषणा से भारतीय जनता में यहाँ तक कि कई ऐसे महात्मा गांधी के साथी थे, उन सब में एक निराशा और असंतोष की भावना फैल गई। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन अपना मूल उद्देश्य जो कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का था, वो यदि प्राप्त न भी कर सका हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का बहुत महत्व भी है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आज हम उसी महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य जो इसका जो परिणाम निकला इस आंदोलन का, वो निम्न प्रकार से है। पहला है, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ प्रदान किया। इससे पूर्व जितने आंदोलन हुए, लेकिन उसमें भारतीय जनता उस रूप में न जुड़ पाई थी जिसमें कि यह असहयोग आंदोलन में जुड़ी थी। यह आंदोलन लाखों भारतीयों को अंग्रेजी राज के खिलाफ एकजुट होने में यह आंदोलन सफल रहा था। इस कारण इस आंदोलन को अगर जो अपना मूल उद्देश्य था उसमें असफल होने के बाद भी, मूल उद्देश्य जैसे कि हमने चर्चा की थी कि गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 वर्ष में स्वराज हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसमें असफलता होने के बाद भी यह आंदोलन कहीं न कहीं सफल इस तरह से कहा जा सकता है कि इसने पूरी भारत के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना जगाने में, वो भारतीयों को इस राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ने में यह आंदोलन सफल रहा। यदि हम यह कहें कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति त्यागने का मार्ग दिखाया था, तो कहीं न कहीं गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह करने का मार्ग प्रशस्त किया था। इससे भारतीयों में जो राजनीतिक चेतना के साथ साथ उनकी स्वराज की मांग प्रबल हुई। इस आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के सुदूरवर्ती भागों में भी फैला। दूसरा जो परिणाम मुख्य रूप से था, वह इसके कार्यप्रणाली को लेकर के था, और जो अपनी मांगों को ब्रिटिश सत्ता के समक्ष रखने के जो तरीके थे उसको लेकर के है कि इस आंदोलन से पूर्व जो कांग्रेस या उदारवादी कांग्रेस और उनके जो तरीके थे, वो थे सविनय प्रार्थना पत्र भेजना, ब्रिटिश सरकार के समक्ष याचना के रूप में अपनी बातों को रखना। इनके स्थान पर ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर लेना इस असहयोग आंदोलन से प्रारंभ हुआ। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने की भावना तथा देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना या बलिदान देने की भावना इस आंदोलन से जागृत हुई। इससे पूर्व
इस आंदोलन से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो कहीं न कहीं शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थी, या यह कह सकते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित थी। लेकिन इस आंदोलन से आम जनता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी। गांधी जी के जो कटु आलोचक हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि असहयोग का जो कार्यक्रम था जो कि गांधी जी ने बताया था, और गांधी की जो असाधारण प्रतिभा थी उसने कहीं न कहीं देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही थी। भारतीयों में एक नई आशा का संचार भी इस आंदोलन के माध्यम से हुआ। इससे पूर्व मतलब असहयोग आंदोलन प्रारंभ जब हुआ 1 अगस्त 1920, उससे पूर्व भारत की जनता की यह स्थिति थी कि वह खुले रूप से सरकार की आलोचना करने से भी डरती थी। लेकिन इस आंदोलन की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि भारतीय जनता निर्भीक हुई। अब वो सरकार की आलोचना करने से नहीं डरती थी, नहीं अब वो जेल जाने से डरती थी। यहाँ तक कि अब जेल जाना यह प्रतीक बन गया कि यह देशभक्ति का एक रूप है। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम था वह था गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से इस देश को अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक नया तरीका सिखाया, और वह था अहिंसात्मक सत्याग्रह। यह एक ऐसा अस्त्र महात्मा गांधी ने विरोध करने का या आंदोलन करने का भारतीय जनता को दिया कि जिसका अंग्रेजी सरकार के समक्ष के पास कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि अहिंसात्मक जो सत्याग्रह था वो जो सत्याग्रही होता था वो अपनी बातों को अहिंसा के रूप में रखता था, मतलब कहीं हिंसा नहीं आती थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि अहिंसक लोगों के विरुद्ध यदि दमन की कार्यवाही करते हैं तो भारतीय जनता और भड़क जाती है, और यदि वे उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हैं तब भी धीरे धीरे इस देश में लोगों के द्वारा जो अहिंसात्मक जो आंदोलन चलाया जा रहा है उससे कहीं न कहीं भारतीय लोग धीरे धीरे राजनीतिक रूप से जागृत हो रहे थे, उनमें राजनीतिक चेतना पनप रही थी। अतः ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह एक बड़ा समस्या खड़ी हो गई कि इस अहिंसात्मक जो सत्याग्रह है इसके विरुद्ध हम लाठियाँ या गोली चलाना कानूनन भी और कह सकते हैं नैतिक रूप से भी सही नहीं था। इससे सरकार के विरुद्ध जनमत प्रबल हुआ। वस्तुतः अहिंसात्मक सत्याग्रह ने सरकार के दमन चक्र को कुंठित कर दिया। इस तरीके से गांधी जी ने इस देश को एक नया अस्त्र विरोध का दिया और वह था अहिंसात्मक सत्याग्रह। चौथा जो परिणाम था वह था विशेषकर विधानसभाओं के बहिष्कार और पंचायत प्रणाली की स्थापना से संबंधित मामलों में यह आंदोलन असफल रहा हो। लेकिन जो गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए कहा था उन रचनात्मक कार्यों के अंदर कहीं न कहीं यह आंदोलन सफल रहा। आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे प्रमुख रचनात्मक कार्य किए गए। इन कार्यक्रमों के बारे में हमने पूर्व वीडियो में भी अध्ययन किया था, और वो रचनात्मक कार्यक्रम थे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, चरखा चलाना, खादी का कपड़ा तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना, स्थानीय पंचायतों के द्वारा अदालती कार्यों को निपटाना। इन ऐसे बहुत से रचनात्मक कार्य जिनके बारे में हमने अध्ययन किया था, इन रचनात्मक कार्यों से भारतीय जनता, भारतीय नेताओं को एक सूत्र में बांधने में यह रचनात्मक कार्य सफल रहे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति में रुकावट पैदा हुई। देशी कपड़े का प्रयोग के चलन से ब्रिटिश सरकार की आमदनी पर प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार मद्य निषेध का जो आंदोलन चला उस से भी सरकार की आमदनी में कमी आई, और इससे कहीं न कहीं ब्रिटिश सत्ता कमज़ोर हुई और छटपटा रही थी। इस असहयोग आंदोलन के महत्व के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता एवं अपनी शक्ति संचित करने का पाठ पढ़ाया। सरकार भारतीयों को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है,
और यदि यह सहयोग नहीं दिया गया तो सरकार का संपूर्ण ढांचा कम से कम सिद्धांततः लड़खड़ा जाएगा। सरकार पर दबाव डालने का यही सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग है। असहयोग का कार्यक्रम और गांधी के असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनमें आशा का संचार किया। यह महात्मा गांधी के जो साथी थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश की आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उन्होंने आंदोलन के दौरान इस बात को कहा था। इसी असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए विद्वान कुपलैंड ने भी लिखा है कि गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में बदल दिया। निश्चित रूप से यह जो आंदोलन असहयोग आंदोलन था, उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि वह यही थी कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक विस्तृत रूप दिया। अधिक से अधिक भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य इस आंदोलन ने किया था। इसी प्रकार असहयोग आंदोलन के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि महात्मा जी ने कांग्रेस को एक नया विधान ही नहीं दिया, अपितु इसे क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया। देश के कोने कोने में से एक जैसे नारे लगाए जाने लगे और एक जैसी नीति तथा एक जैसी विचारधारा सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगी। इन सभी तथ्यों का जिसका हमने अभी अध्ययन किया, हम ये कह सकते हैं कि सीमित रूप से जनता को जागृत करने के बावजूद यह आंदोलन राजनीतिक व दार्शनिक उद्देश्य पूर्ण करने में असफल रहा हो, लेकिन जनता को जागृत करना, जनता को एक नई राजनीतिक विचारधारा देना, जनता को एक नई लड़ाई के लिए तैयार करने के रूप में यह आंदोलन कहीं न कहीं सफल जरूर रहा।